नमस्कार। आज हम असाइनमेंट 6 के कुछ सवालों का हल देखेंगे कि उन्हें किस तरह हल किया जा सकता है। मैं आपको हिंट दूंगा जिनकी मदद से आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। मुख्य रूप से हम दूसरे, तीसरे और 8वें, 9वें, 10वें सवालों का हल देखेंगे। बाकी सवाल सीधे हैं, आसान हैं या फिर सीधा लेक्चर से उठाए हुए हैं। आप लेक्चर से या PDF के जो हम सॉल्यूशन जारी करेंगे उनकी मदद से आप उन्हें हल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल की ओर बढ़ूं, मैं पहले सवाल का थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। जब आप पहले सवाल में जवाब देखिए तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है और साइंटिस्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई मैग्नेटिक चार्ज नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज में से निकलती हैं और चार्ज में जाके रुक जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव में चली जाती हैं। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई चार्ज नहीं है। यानी और मैक्सवेल के लॉ से भी आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डाइवर्जेंस है वो जीरो है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी क्षेत्र से, किसी भी छोटे से क्षेत्र से जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है, यानी जितने लाइनें अंदर जा रही हैं उतनी ही लाइनें बाहर आ रही होंगी, तभी इसका डाइवर्जेंस जीरो हो पाएगा। यानी आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सवाल में एक सिलेंडर आपको दिया हुआ है, जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है और इसका जो सरफेस एरिया है ऊपर का सर्कल का वो A है और जो इसकी लेंथ है वो L है। तो दो सिचुएशंस के लिए आपको ये सवाल दिया गया है। ये दरअसल मल्टीपल करेक्ट सवाल है। इसमें कई ऑप्शन सही हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो आप देखिए, दो सिचुएशंस के लिए ये सवाल आपसे पूछा गया है। पहली सिचुएशन है कि जब लेंथ जो है वो एरिया के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। क्योंकि ये अलग अलग डायमेंशनल क्वांटिटीज़ हैं तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि एरिया जो है वो लेंथ के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, पहली सिचुएशन में आप देखिए सिलेंडर बहुत लंबा है और बहुत भीड़ा है, पतला है। दूसरी सिचुएशन में सिलेंडर एकदम चपटा है लेकिन एकदम चौड़ा है। तो अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें, चूंकि इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है तो आप जानते हैं कि ये सिलेंडर कुछ इस प्रकार का दिखेगा और आप जानते हैं कि इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है। तो यानी इसको हम मैग्नेटिक बाउंड चार्जेस के कंसेप्ट के इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इस पर मैग्नेटिक बाउंड चार्जेस बनाऊं तो आप जानते हैं कि निचली सतह पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपरी सतह पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इस केस में कोई फ्री करंट नहीं है तो आप जानते हैं कि जो ऑक्सिलरी फील्ड होगी अब वो इन्हीं दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण उत्पन्न हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होगी, जैसा कि आप लेक्चर में देख चुके हैं। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब आप देखिए कि इस सिचुएशन में H ऑक्सिलरी फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ना ही वो एक्सिस के पैरेलल हैं। उनका मैग्नीट्यूड बदलता जा रहा है। आप देखिए इस क्षेत्र में आप देखिए तो मैग्नेटिक H फील्ड लाइंस जो हैं बहुत पास पास हैं और इस क्षेत्र में आप देखिए
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं, यानी ऑक्सिलरी फील्ड का जो मान है, मैग्नीट्यूड है, वो बदलता जा रहा है। दूसरे केस में जब सिलेंडर बहुत कम लेंथ का है पर बहुत चौड़ा है, तो इस पे भी हम बाउंड चार्जेस बना सकते हैं। और पहले की तरह यहां भी फ्री करंट जीरो है, यानी ऑक्सिलरी फील्ड जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होगी जो इन दो चार्जेस से लगेगी। और आप जानते हैं अगर एरिया बहुत बड़ा है लेंथ के मुकाबले में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो या ऑक्सिलरी फील्ड इस मामले में जो आएगी वो करीब करीब इस तरह आ जाएगी। पहली सिचुएशन में आप देखिए तो आप ऑक्सिलरी फील्ड का मान लिखेंगे कुछ इस तरह कि वो ऊपर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको मान लीजिए सिग्मा प्लस कह दिया जाए, और सिग्मा प्लस मान लीजिए टॉल कह दिया जाए, और नीचे वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा नेगेटिव टॉल कह दिया जाए। तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सिलरी फील्ड इस तरफ लगेगी वो लगेगी किसी भी छोटे से चार्ज के कारण बहुत दूर, यानी वो इस प्रकार से लगेगी। तो आप देखिए इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो ऑक्सिलरी फील्ड लगेगी वो 1/r के हिसाब से वेरी करेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड करती। और इसी तरह दूसरे केस में आप देखिए तो चूंकि ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की तरह का केस है, तो इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहती है अपनी दिशा में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो यहां जो एच फील्ड आएगी वो एक ही दिशा की ओर आएगी, पैरेलल उसकी लाइंस होंगी और वो लगभग सेम मैग्नीट्यूड की होगी। और आप जानते हैं अपने लेक्चर से कि इसका जो मान है वो m के करीब होगा। इस तरीके से आप दूसरे सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये एक यू ट्यूब है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी या कोई भी पैरामैग्नेटिक फ्लूइड भरा हुआ है, और इसके इर्द गिर्द एक एंड के इर्द गिर्द आपने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन जब आप करेंगे तो सवाल है कि जब आप इसको स्विच ऑन कर देंगे तो इस वाले हैंड में जो पानी है उसका क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसमें जो छोटा सा डाइपोल किसी हिस्से में उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो आ जाता है इस प्रकार। यानी आप इस पे लगने वाले अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा तो इस छोटे से डाइपोल को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रख देंगे तो इस पे एक टॉर्क लगता है, इस पे एक फोर्स भी लग सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो। और हम जानते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिचुएशन में उसको हम लिख देते हैं, उसको हम इस प्रकार लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा इस पर फोर्स लग सकता है, वो फोर्स दिया जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट लेने पर। यानी इस छोटे से डाइपोल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा यानी अब आप जानते हैं कि m वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b डॉट बी बी स्क्वायर। यहाँ बी स्क्वायर जो है, b जो है वो
इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का जो ग्रेडियंट है मैं उस दिशा में जाऊं। आप जानते हैं कि जो ग्रेडियंट होता है वो किसी फील्ड की बढ़ती दिशा की ओर होता है, यानी ये वाली जो टर्म है इसकी दिशा बढ़ती मैग्नेटिक फील्ड की ओर होगी। यानी किसी भी छोटे से डाइपोल पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो बढ़ते मैग्नेटिक फील्ड की ओर होगा। तो इस सिचुएशन में, सवाल की सिचुएशन में आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार होंगी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे कोई चीज ऊपर बढ़ने लगेगी उस पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। यानी इस पैरामैग्नेटिक फ्लूइड पर किसी भी छोटे से हिस्से पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की दिशा की ओर होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस दिशा में बढ़ रही है। तो यानी इस एंड में जो फ्लूइड भरा है वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। पांचवें सवाल का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पांचवा सवाल दरअसल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। आप इसको 12th क्लास में अपनी पढ़ चुके हैं, फिर भी याद दिलाने के लिए, रिवाइज कराने के लिए इस पर एक बहुत आसान सा सवाल दे दिया गया है। हालांकि मैं कुछ कंसेप्ट आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े रिवाइज करा देता हूं। तो आप जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है और उसके घूमने से उसका नॉर्थ और साउथ पोल तय हो जाता है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर नॉर्थ और साउथ पोल निकालना है तो आप उस पॉइंट पर जो लॉन्गिट्यूड है, आप लॉन्गिट्यूड के अलोंग अगर आप जाएंगे तो आप नॉर्थ और साउथ पोल को पहचान लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर जो नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी। क्योंकि ये डायग्राम में बहुत छोटी अर्थ है तो आपको लग सकता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 180 डिग्री का ही एंगल होगा अगर आप एक ही जगह पर खड़े होकर नॉर्थ और साउथ पोल की दिशा पहचानने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही आप जानते हैं कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा सा अलग होता है। इसको मैं मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बोल देता हूं, और ये नॉर्थ और साउथ से हल्का सा टिल्टेड होता है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो भी किसी पॉइंट पर उसकी भी एक दिशा होगी जो हमें निकालनी पड़ेगी कि वो किस प्रकार होगी। तो अगर आप इसको किसी एक पॉइंट पर देखें तो मान लीजिए ये धरती है और मैं उस पॉइंट के टेंजेंशियली जाके देखूं तो मेरे को वो पॉइंट कुछ कोने पे इस तरह दिखेगा, और मैं जानता हूं कि इसके लिए जो नॉर्थ और साउथ होंगे वो इस प्रकार होंगे, क्योंकि ये जो अर्थ की बाउंड्री है लॉन्गिट्यूड इसी के अलोंग होगी। अब इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके अलोंग होगी। तो यानी ये जो है ये नॉर्थ और साउथ के अलोंग नहीं है। तो अगर आप ग्राउंड के पैरेलल एक सरफेस बना देंगे तो उससे कुछ एंगल पर ये होगी। इस एंगल को हम डिप बोलते हैं।
इसी तरीके से अगर आप यहां से देखेंगे, अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी। ये आपको धरती दिखेगी और आपको मान लीजिए इस दिशा में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ लॉन्गिट्यूड दिख रहा है, तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगी वो हो सकता है कुछ इस प्रकार जा रही हो। और आप कहेंगे कि जो इनके बीच में जो एंगल है इसको एजीमुथल एंगल बोलते हैं। तो ये हुई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात। सवाल है कि मान लीजिए कोई रॉड जो है वो धरती के सरफेस पर गिर रही है, तो मोशनल ईएमएफ इसमें पैदा होगा और इसका जो स्पीड होगी, वेलोसिटी जो होगी वो नीचे की तरफ होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो इस प्रकार कुछ होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न में आप देखिए तो एक पाइप है, एक कॉइल है और उसमें एक मैग्नेट एक्सेलरेट कर रही है। तो आप देखिए कि जब आप कॉइल का एक टर्न ये वाला लेंगे तब आप देखिए कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ये मैग्नेट जैसे जैसे दूर जाएगी ये मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जाएगा। यानी इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस दिशा में होगा कि इसमें फ्लक्स मैग्नेट ये कॉइल जो है, ये जो टर्न है एक, ये अपना फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। इसी तरीके से आप देखिए नीचे कोई एक कॉइल का टर्न होगा, इसमें आप देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार होंगी। और जैसे जैसे मैग्नेट नीचे की ओर आएगी ये फ्लक्स बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि कॉइल का जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड कम करने की कोशिश करेगा। यानी जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ताकि इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड आ सके। अब आप देखिए इस कॉइल के इस टर्न पर जो फ्लक्स होगा वो मैग्नेट से इसके डिस्टेंस पर कुछ निर्भर करेगा। आप जानते हैं कि मैग्नेट तो इस टर्न पर जो फ्लक्स होगा वो मैग्नेट का इस टर्न से जो डिस्टेंस होगा उस पर निर्भर करेगा। तो जब आप मैग्नेट का d∅dt निकालेंगे ताकि आप ईएमएफ निकाल पाएं, तो आप देखेंगे कि इसको आप चेन रूल लगाकर ऐसे लिख पाएंगे, ये जो टर्म है यह है कि मैग्नेट का जो टर्न से डिस्टेंस है वो किस दर से कम हो रहा है, यानी ये इसकी स्पीड है। तो आप देखिए कि जो ईएमएफ पैदा उत्पन्न हो रही है वो स्पीड पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे मैग्नेट एक्सेलरेट करेगी ये स्पीड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ता जाएगा। पर आप ये भी देखिए कि मैग्नेट का जो गौरतलब ये दूसरा फैक्ट है कि
जो मैग्नेट के जो नीचे वाले किसी टर्न में जो करंट उत्पन्न होगा वो ऊपर वाले किसी टर्न से अलग दिशा में होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक क्षेत्र है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर आ रही है और इसमें एक रॉड है जो सेंटर से हिंज्ड है और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है। तो आप इसके दो हिस्से के बारे में दो हिस्सों के बीच में जब ईएमएफ की बात करेंगे तो आप देखिए जब ये इस सिचुएशन में है मैग्नेट रॉड, तब आप जब इस सिचुएशन में रॉड है तब आप देखिए, मैं इस सेंटर को ओ नाम दे देता हूं, तो आप देखिए कि ओपी जो हिस्सा है वो मैग्नेटिक फील्ड में है और उस हिस्से पर मोशनल ईएमएफ लगेगा। जो कि करीब इतना होगा। और ओ क्यू जो हिस्सा है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो इस पर कोई मोशनल ईएमएफ नहीं लगेगा। जब ये रॉड पूरी तरह बाहर आ जाएगी इस सिचुएशन में आप देखिए कि ओ क्यू जो है उस पर मोशनल ईएमएफ लगेगा, उतना ही, और ओपी पर कोई मोशनल ईएमएफ नहीं लगेगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इस सवाल में एक बहुत बड़ा मैग्नेट के मुकाबले बहुत बड़ा एक कॉइल है और उस पर एक छोटा सा मैग्नेट एसएचएम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने सवाल को दर्शाया है, जैसा कि मैंने इस चित्र में दर्शाया है, सवाल कुछ इस प्रकार है। मान लेते हैं मैग्नेट इस समय इस दिशा में जा रहा है। तो आप इस सवाल को देखिए, जब इस दशा में होगा ये सिस्टम, तो आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी मैग्नेट के कारण वो कुछ इस प्रकार होंगी। अंदर साउथ टू नॉर्थ होंगी और बाहर कुछ इस प्रकार होंगे। और जितना बड़ा मैग्नेट होता जाएगा, आप जानते हैं कि जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चूंकि कंटिन्यूस हैं और इक्वेटर से तो सारी ही पास करेंगे, तो जितना बड़ा ये कॉइल होता जाएगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर भी इसमें से पास करेंगी और इसका जो फ्लक्स है जब मैग्नेट सेंटर पर होगा, तो मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ, यानी ये 0 की ओर टेंड करेगा। अब आप देखिए जैसे जैसे मैग्नेट बाहर निकलने की कोशिश करेगा
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं किसी मैग्नेट की ऐसे होती हैं, तो इस जब मैग्नेट कॉइल जब का जो इतना हिस्सा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉइल के अंदर होगा, तो आप देखिए कि जब ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा मैग्नेट के चलने से, तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई बदलाव नहीं आया। और इसी प्रकार से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हिस्सा कॉइल के थ्रू था, पास हो रहा था, और जो ये हिस्सा था, जब मैग्नेट चलेगा तो करीब ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो आप देखिए कि चूंकि इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम है, और इनकी जो दिशा है बड़ी कम बदलती है। तो आप देखिए कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा जब मैग्नेट इक्वेटर पे होगा वो लगभग ना के बराबर होगा। तो इसलिए आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होगा जब मैग्नेट सेंटर पर होगा वो मिनिमम होगा। इसी प्रकार आप देखिए मान लीजिए मैग्नेट इस तरफ चल रहा है इस समय, और कॉइल के लेफ्ट की तरफ है और इस समय राइट की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए कि जो फ्लक्स होगा वो बढ़ने लगेगा, और मैग्नेट में जो और कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस दिशा में होगा, ताकि इस दिशा में अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ सके। इसी प्रकार थोड़े समय बाद जब मैग्नेट कॉइल को क्रॉस कर जाएगा और अब साउथ पोल उसका राइट की ओर जा रहा होगा मैग्नेट से दूर, तब जो करंट इंड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि वो घटते फ्लक्स को बढ़ा सके, यानी करंट इस दिशा में चलेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस दिशा में बढ़ सकें। इसी प्रकार मैं एरो लगा देता हूं। इसी प्रकार अब जब यह मैग्नेट अपने वापसी की ओर होगा तब इसमें जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा होगा, और कॉइल इस प्रकार करंट चलाएगा कि जो फ्लक्स है वो कम किया जा सके। तो इस दशा में कॉइल जो होगा वो इस प्रकार करंट चलाएगा ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स कम किया जा सके, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा, यानी करंट कुछ इस प्रकार चलेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार आए जो कॉइल के कारण आएंगे, क्योंकि मैग्नेट के कारण जो कॉइल फील्ड लाइंस आ रही होंगी वो बढ़ रही होंगी क्योंकि मैग्नेट पास आ रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए मैग्नेट जब क्रॉस कर जाएगा और दूर जा रहा होगा तब आप देखिए कि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम हो रही होंगी, और इस दिशा में
ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कम हो रही होंगी, और इसी दिशा और करंट इस प्रकार चलाया जाएगा कॉइल द्वारा ताकि वो इसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा सके, यानी ताकि इस प्रकार कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड आ सके और ये साइकिल चलता रहेगा। तो आप देखिए, एक बार जब एसएचएम अपना कंप्लीट करता है मैग्नेट, तब करंट 2 बार दिशाएं पलट चुका है, एक बल्कि दुगनी बार दिशाएं पलट चुका है। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे, जब आप आगे वाले हिस्से की बात करेंगे कॉइल के। तो करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 गुनी होगी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी से। इस तरीके से आप आखिरी सवाल भी हल कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए कि जब पहली सिचुएशन की आप बात करें, तब आप देखिए कि नॉर्थ पोल इस समय मैग्नेट के अंदर आ रहा है और जो करंट चल रहा है वो बाहर वाले एंड में ऊपर की ओर चल रहा है। और तीसरी सिचुएशन में आप देखिए, साउथ पोल जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है और जो करंट चल रहा है वो बाहर वाले एंड में ऊपर की ओर चल रहा है। यानी इन दोनों ही सिचुएशंस में करंट की जो दिशा है वो इस बात पर निर्भर नहीं कर रही है कि मैग्नेट का कौन सा एंड उसकी तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये आखिरी सवाल हल कर सकते हैं। बाकी सवालों के उत्तर हम आपको पीडीएफ के द्वारा समझाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि सवाल वो आसान हैं और सीधा लेक्चर से हैं। धन्यवाद।